हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसी अजीब और अनोखी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन महज एक डीएनए प्रोफाइल के इर्द गिर्द घूमती है, मगर इसके बावजूद भी पुलिस 15 सालों तक ये पता नहीं लगा पाई कि ये डीएनए सैंपल है किसका। आखिरकार 15 सालों बाद जब पुलिस के सामने सच्चाई का खुलासा हुआ तब उनके होश उड़ गए, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल से जुड़ी एक ऐसी कहानी उनके सामने आई जो जर्मन इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, यूरोप की इन तीनों कंट्रीज़ में एक डीएनए प्रोफाइल बार बार अलग अलग क्राइम सीन्स पर सामने आ रहा था। हर बार ये डीएनए प्रोफाइल किसी चोरी या मर्डर के क्राइम सीन पर मौजूद होता और हर बार फॉरेंसिक टीम जब भी डीएनए सैंपल्स लेती, रिजल्ट हमेशा सेम निकलता। डीएनए से ये तो पता चल गया था कि ये एक औरत का डीएनए है, मगर उसकी पहचान और नाम अभी भी सामने नहीं आया था। इन क्राइम सीन्स पर पुलिस को कभी कोई गवाह नहीं मिला, मगर उनके हाथ हर बार एक डीएनए सैंपल लगता जो एक औरत की तरफ इशारा कर रहा था। ये अलग अलग क्राइम्स अलग अलग कंट्रीज़ में किए गए और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, मगर इन सबके पीछे एक ही औरत थी जो पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता गया, लोगों के मर्डर्स भी बढ़ते गए और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस किलर को पकड़े कैसे। कहानी की शुरुआत जर्मनी के एक छोटे से शहर आइडर ओबिस्टाइन से होती है, जहां मई 1993 को लिजोलेट श्लेमर नाम की एक औरत अपने घर में मरी पाई जाती है। लिजोलेट एक 62 साल की औरत थी जो पेंशन पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी और उसका मर्डर किया गया था। उसे तार से गला घोंटकर मारा गया था और जब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची तब उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकें। ना तो क्राइम सीन पर कोई फिंगरप्रिंट्स थे और ना ही कोई गवाह जिससे उन्हें कोई लीड मिल सके। मगर इसी दौरान पुलिस ऑफिसर ने एक बात नोटिस की कि हमले के दौरान लिजोलेट का कुत्ता बिल्कुल भी नहीं भौंका। इसके दो मतलब थे कि या तो हमला बहुत प्लानिंग के साथ किया गया था या फिर हमला करने वाले को ये कुत्ता जानता था। बहरहाल पुलिस अब रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू करती है और साथ ही साथ उन्होंने आसपास सड़क पर सोने वालों से भी पूछताछ की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। शुरू होने से पहले ये केस बंद हो गया, मगर कुछ सालों बाद एक डीएनए एनालिसिस की बिना पर इस केस को फिर से रीओपन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के हाथ 2 डीएनए सैंपल्स लगे थे और जब इन डीएनए सैंपल्स की जांच की गई तब पुलिस के सामने ये खुलासा हुआ कि इसमें एक आदमी का डीएनए है और दूसरा औरत का। ये एक बहुत बड़ी लीड थी जो केस को आगे लेकर जाने वाली थी, मगर तभी केस पर काम कर रहे ऑफिसर का ध्यान एक बात पर जाता है। इस ऑफिसर का नाम था क्लॉड एप्पल और वो देखता है कि औरत का जो डीएनए है वो उनके डेटाबेस में पहले से ही है। इसका मतलब था कि ये डीएनए पहले भी किसी क्राइम सीन पर मिल चुका है और तब वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। दूसरा केस जो सामने आया वो मार्च 2001 में फ्राइबर्ग में हुआ। यहाँ जोसेफ वॉल्सन बैच नाम का एक शख्स रहता था जिसकी उम्र 61 साल थी और वो अकेले रहता था। रिटायर होने के बाद उसने एक एंटीक शॉप खोल ली थी और उसी के घर में उसका मर्डर हो गया। छानबीन में पता चला कि पहले जोसेफ को किसी भारी चीज़ से बहुत बुरी तरह मारा गया और फिर गला घोंटकर उसे मार दिया गया और ये मर्डर लिजोलेट के मर्डर से बिल्कुल मिलता जुलता था जो 1993 में हुआ था। छानबीन में एक बात और सामने आई कि जोसेफ के घर के दरवाजे सही से बंद नहीं थे और कुछ रूम्स में सामान इधर उधर फैला था, जैसे उसमें किसी ने कुछ ढूंढा हो। यह क्राइम सीन पहले वाले क्राइम सीन से ज़्यादा भयानक था, लेकिन पुलिस के हाथ वो मर्डर वेपन नहीं लगा जिससे जोसेफ पर वार किया गया था। बहरहाल फॉरेंसिक टीम को एविडेंस लेने के लिए क्राइम सीन पर बुलाया गया और तब पुलिस को पता चला कि ये मर्डर और पहला मर्डर आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि उसी औरत का सेम डीएनए किचन के ड्रॉवर में मिला था। इस कनेक्शन से इस केस को एक नया डायरेक्शन मिल गया और तब पुलिस हर उस शख्स का डीएनए सैंपल कलेक्ट करने लगी जो हैम्बर्ग में एंटीक्स बेचते थे। पुलिस को शक था कि शायद जोसेफ को किसी एंटीक शॉप ओनर ने मारा है, क्योंकि वो भी एंटीक ही बेचता था और इसीलिए वो सबके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने लगे। जिस पैटर्न से ये मर्डर किया गया था उससे पुलिस को लगने लगा कि किलर का एक और साथी है जिसके साथ मिलकर वो ये मर्डर्स करता है। जिस तरह से दोनों मर्डर्स में गला घोटा गया उससे ये भी समझ आ रहा था कि ये किसी औरत का काम नहीं है, मगर जैसे जैसे वो केस की गहराई में जा रहे थे वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होते जा रहे थे। तीसरा केस जर्मनी के शहर जेरल्स्टीन में 2001 में हुआ, जब 7 साल का एक बच्चा झाड़ियों में चेस्टनट्स ढूंढ रहा था। चलते चलते अचानक उसके पैर में एक सिरिंज चुभ गई और इस सिरिंज में हेरोइन थी। बहरहाल इस सिरिंज को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज दिया गया और जो खुलासा पुलिस के सामने हुआ उसे देख वो घबरा गए।
इस सिरिंज पर पुलिस को कुछ स्किन सेल्स मिले और जब इन स्किन सेल्स के डीएनए की जांच की गई तब उनके सामने उसी अननोन औरत का डीएनए आ गया जो पिछले 2 मर्डर्स में मिला था। पुलिस फौरन समझ गई कि एक सीरियल किलर है जो एक के बाद एक मर्डर कर रही है और हेरोइन का इंजेक्शन से ये भी पता चला कि उसे ड्रग्स लेने की भी आदत है। इस खुलासे के कुछ ही हफ्तों बाद जर्मनी के शहर बोडनहेम में एक होम बस में कोई घुस जाता है। हालांकि एक छोटा क्राइम था मगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बिस्किट मिला जो उसी क्राइम सीन पर मौजूद था। पुलिस फौरन इस बिस्किट को फॉरेंसिक लैब भेज देती है ताकि सस्पेक्ट का पता चल सके, मगर इस बार भी वही सेम डीएनए प्रोफाइल उनके सामने आ गया जो एक मिस्टीरियस अननोन औरत का था। पुलिस इस कश्मकश में थी कि डीएनए तो बार बार एक ही औरत का सामने आ रहा था मगर मर्डर्स का जो तरीका था वो एक औरत का नहीं था। हर बार मर्डर्स बहुत बेरहमी से किए जाते और हर चोरी और क्राइम करने के बाद किलर भागने में कामयाब हो जाता, जिसकी वजह से पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि वो इस औरत तक पहुंचे कैसे। जैसे जैसे साल गुजरते गए आने वाले हर क्राइम सीन पर बार बार इसी औरत का डीएनए सामने आता रहा जिसमें चोरी और मर्डर्स शामिल थे। 2004 आते आते पहली बार ऐसा हुआ जब ये केस नेशनल बॉर्डर क्रॉस कर गया और ये मर्डर्स फ्रांस के अलग अलग शहरों में होने लगे। पहली बार फ्रांस में इस औरत का डीएनए एक पिस्टल पर मिला जो एक जिम ओनर को लूटने में इस्तेमाल हुई थी। इससे पुलिस को ये समझ आ गया कि यह खतरनाक औरत अब जर्मनी के बाद फ्रांस भी पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द वो ऑस्ट्रिया भी पहुंचने वाली थी। सन 2007 आते आते ऑस्ट्रिया पुलिस डिपार्टमेंट के सामने बार बार इसी औरत का डीएनए सामने आने लगा और हर बार ये डीएनए कार चोरी और घरों में चोरी में शामिल होता। हालांकि बार बार शहर और क्राइम सीन अलग होता मगर डीएनए प्रोफाइल हर बार वही सेम रहता और तब इस केस की कमान रूडोल्फ कैप्लिंगर नाम का एक ऑफिसर संभालता है। केस संभालते ही उसने सबसे पहले एक स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाई जो खास करके इसी औरत को पकड़ने के लिए बनाई गई थी, मगर अपनी हर कोशिश के बावजूद भी वो इस औरत को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। 6 मई 2008 को इस केस ने एक नया मोड़ लिया और इस बार जर्मनी के शहर वॉर्म्स में रैंडोल्फ नाम का एक शख्स का अपने घर वालों से झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी गन निकाली और कई गोलियां अपने भाई पर चला दी, जिसमें से एक गोली उसके पेट में जाकर फंस गई। हालांकि इस बार शूटर भी सामने था और इस केस का विटनेस भी था, जिस हिसाब से इस केस को ओपन एंड शट होना चाहिए था। मगर जब फॉरेंसिक टीम ने बुलेट को एग्जामिन किया तब एक चौंकाने वाला खुलासा उनके सामने हुआ। इस बार भी उन्हें उस किलर औरत का डीएनए बुलेट्स पर मिला था और ये बहुत हैरानी की बात थी कि बुलेट्स पर डीएनए कैसे हो सकता है। इस बार इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ लिया और पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस औरत ने रैंडोल्फ की गन को छुआ हो या फिर ये औरत रैंडोल्फ की फैमिली का हिस्सा है। पुलिस डिपार्टमेंट के सामने एक उम्मीद की किरण जाग चुकी थी कि वो इस औरत को पकड़ लेंगे और इसीलिए वो घर के हर मेंबर का सलाइवा सैंपल कलेक्ट करते हैं, मगर जब रिपोर्ट सामने आई तब किसी का भी डीएनए इस औरत से मैच नहीं हुआ। अब पुलिस और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये मामला है क्या और ये औरत है तो है कौन। उसी साल जर्मनी के शहर सारब्रुकन में एक वारदात होती है और इस बार एक घर को लूटने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये सस्पेक्ट एक आदमी था, मगर जब पुलिस ने क्राइम सीन की छानबीन की तब उनके सामने फिर से उसी औरत का डीएनए आ गया और ये देख कई सारे सवाल उनके सामने खड़े हो गए। गवाहों के मुताबिक ये एक आदमी था मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक एक औरत, और तब पुलिस उसका स्केच बनवाना शुरू करती है। स्केच में एक ऐसे आदमी का चेहरा सामने आया जिसमें उसकी मूछें थी और हाइट 5'11" से 6 फीट के बीच थी। इससे पुलिस को ये बात तो समझ आ गई कि वो एक बहुत ख़तरनाक और एक्सपीरियंस क्रिमिनल से डील कर रहे हैं और वो जगह जगह इसके पोस्टर्स लगवा देते हैं, ये कहते हुए कि एक औरत भी हो सकती है। 25 अप्रैल 2008 को ऑफिसर मार्टिन आर्नल्ड और मिशेल किसविदर जर्मनी के शहर हेब्रोन में अपनी पेट्रोल कार में बैठे हुए थे। उन दोनों ने अपनी कार लंच ब्रेक के लिए रोकी थी और आगे जो हुआ उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया। वो दोनों कार में बैठे अपना लंच कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि एक बड़ी मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद 2 लोग कार के पीछे से आए और अचानक कार विंडो से दोनों ऑफिसर्स पर गोलियां चलाने लगे। यह हमला इतना अचानक हुआ कि दोनों ऑफिसर्स को अपनी गन निकालने का टाइम तक नहीं मिला और ये बुलेट्स उनके सर में जा लगी। मिशेल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मार्टिन बहुत बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया था। इसके बाद अटैकर्स ने दोनों पुलिस ऑफिसर्स की गन, बुलेट्स और हथकड़ियाँ लीं और वहाँ से फरार हो गए। ये वारदात दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच हुई, मगर इसके बावजूद भी कोई गवाह सामने नहीं आया
और पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दो पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया क्यों गया। जर्मनी के लोगों के लिए एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर, वो भी दिन दहाड़े, बहुत शॉकिंग था, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की मांग करने लगे। फॉरेंसिक टीम ने जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया तब उनके सामने एक ऐसा सबूत आया जिसने इस केस को और इन्वेस्टिगेशन को और अजीब बना दिया। एक बार फिर उसी किलर औरत का डीएनए उनके सामने आ गया और अब उसने पुलिस को भी मारना शुरू कर दिया था। इतने मर्डर्स के बाद आखिरकार पुलिस ने इस लेडी किलर को एक नाम दिया और वो था फैंटम ऑफ हाइब्रोन। अब इस लेडी किलर के बारे में अलग अलग थ्योरीज बनने लगी और लोग हर तरह की बातें करने लगे, मगर ये अभी भी पूरे यूरोप में आज़ाद घूम रही थी और हर तरह के क्राइम्स को अंजाम दे रही थी। दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से आर्नल्ड बच गया और रिकवर कर गया, और साथ ही साथ वो इस पूरे हादसे का चश्मदीद गवाह भी था। शुरू के 4 हफ्तों तक तो वो कोमा में रहा, मगर जब उसे होश आया तब उसने बताया कि उसे बस इतना याद है कि वो लोग पार्किंग में लंच के लिए रुके थे और इसके आगे का उसे कुछ भी याद नहीं। चूँकि हमला 2 पुलिस ऑफिसर्स पर हुआ था, इसलिए पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम छानबीन में लग गई और ये जर्मनी के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन बन गई। सिर्फ हाइब्रोन का पुलिस डिपार्टमेंट अब तक 12,000 घंटों का ओवरटाइम कर चुका था इस किलर को पकड़ने के लिए, जिसमें लगभग 2400 डीएनए सैंपल्स उनके हाथ लगे और हर डीएनए सैंपल को वो बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे। वो इस लेडी किलर को अब किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे, मगर ना तो कोई सबूत उनके हाथ लग रहा था और ना ही किलर का कोई अता पता था। कुछ ही दिनों बाद इस लेडी किलर ने सारलैंड में एक फिशिंग लॉज को लूटा, जिसमें एक औरत पर हमला किया गया और फिर 300 यूरोज भी लूट लिए गए। यहाँ भी इसी लेडी किलर का डीएनए क्राइम सीन पर मिला, जिसके कुछ ही दिनों बाद 9 लड़के फ्रांस के एक स्कूल में गैर कानूनी तरीके से घुस गए, मगर यहाँ भी जब उसी लेडी किलर का डीएनए मिला तब पुलिस और इन्वेस्टिगेटर कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। इसके कुछ ही दिनों बाद ही जर्मनी में एक आदमी को उसके घर के बाहर ही चाकू मार दिया गया और यहाँ भी उसी औरत का डीएनए पूरे क्राइम सीन पर पाया गया। पुलिस की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि इन सभी क्राइम्स में कोई पैटर्न नहीं था, मगर हर बार एक ही डीएनए प्रोफाइल सामने आने से वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक औरत अलग अलग शहरों में जाकर क्राइम्स क्यों कर रही है। लोगों का गुस्सा भी अब बढ़ता जा रहा था और ये देख पुलिस इस लेडी किलर पर 1 लाख यूरोस का इनाम घोषित कर देती है। इसके बावजूद भी औरत उनके हाथ नहीं लगी और 2010 आते आते इनाम की रकम को बढ़ाकर 3 मिलियन यूरोस तक कर दिया गया। इसी साल 3 कार डीलर्स अपनी कार में जर्मनी जा रहे थे और उनके पास बहुत सारा कैश था। वो ये कैश इसीलिए ले जा रहे थे ताकि वो सेकेंड हैंड कार्स खरीद सकें, मगर अचानक वो तीनों गायब हो गए। कुछ दिनों बाद उन तीनों की बॉडीज एक नदी के पास मिली और उन तीनों का मर्डर हो गया था। छानबीन करने पुलिस ने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कार को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया, मगर इस बार भी कार के अंदर उन्हें उसी औरत का डीएनए मिल गया। अब तक इन डीएनए क्राइम्स को होते हुए 15 साल से ज़्यादा बीत चुके थे और तभी ये केस एक नया मोड़ लेता है। मार्च 2010 में फ्रांस में एक जली हुई बॉडी पुलिस को मिलती है और पुलिस उसकी शिनाख्त करने में लग जाती है। पुलिस का मानना था कि ये एक पागल है जो कई साल पहले एक पागल खाने से गायब हो गया था। बहरहाल पुलिस पागल खाने के रिकॉर्ड से उसके फिंगरप्रिंट्स और उसके डीएनए मैच करती है, मगर इस बार जो रिपोर्ट उनके सामने आई उसने पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। इस मेल डेड बॉडी से भी उसी फीमेल किलर का डीएनए सामने आया और ये मुमकिन ही नहीं था कि आदमी की बॉडी से एक औरत का डीएनए मिले। इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा इस बॉडी का डीएनए टेस्ट कराया गया, मगर इस बार जो डीएनए किट इस्तेमाल की गई वो किसी दूसरी कंपनी की थी। हैरत की बात यह थी कि इस बार किसी औरत का डीएनए सामने नहीं आया और तब एक चौंकाने वाला खुलासा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने हुआ, जिसने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। अब पुलिस को समझ आने लगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में कमी नहीं थी, बल्कि डीएनए को कलेक्ट करने के प्रोसेस में ही कमी थी। और उधर हाइब्रोन पुलिस भी इस थ्योरी पर काम कर रही थी, मगर शर्म के मारे वो किसी को कुछ नहीं बता रहे थे। अब उन्हें यह एहसास होने लगा कि क्या ये फैंटम लेडी किलर एग्जिस्ट भी करती है या उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इन डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए कॉटन स्वैप्स का इस्तेमाल होता है और जर्मनी के ज़्यादातर क्रिमिनल टेक्नीशियंस ने कॉटन स्वैप्स को बिना वेरीफाई किए ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इन कॉटन स्वैप्स की जांच करने पर पुलिस को पता चला कि इसका एक बहुत बड़ा बैच कंटैमिनेट हो गया था, जो मार्केट में आ गया और हर बार क्राइम सीन पर इसी कंटैमिनेटेड कॉटन स्वैप से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इन कॉटन स्वैप्स को ग्रेनर बायो1 नाम की एक कंपनी बनाती थी, मगर अभी ये बैच डीएनए फ्री सर्टिफाइड नहीं हुआ था।
प्रोडक्शन या पैकेजिंग के दौरान एक औरत के डीएनए से पूरा बैच कंटेमिनेट हो गया और इसीलिए क्राइम सीन पर जब भी इन कॉटन स्वैब से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता, हर बार इसी औरत का डीएनए सामने आता जो इस कंपनी में काम करती थी। पिछले 15 सालों तक पूरे यूरोप की पुलिस एक ऐसे किलर को ढूंढती रही जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जबकि ये केस महज कंटेमिनेटेड फॉरेंसिक इक्विपमेंट का था। बहरहाल पुलिस डिपार्टमेंट को जब तक अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके 15 साल और कई मिलियन यूरोस बर्बाद हो चुके थे। इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसके बहुत नुकसान भी हुए। पिछले कई सालों में जो भी क्राइम्स हुए, पुलिस डिपार्टमेंट उनके असली मुजरिमों को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि गलत डीएनए सैंपलिंग की वजह से वो ऐसे क्रिमिनल को ढूंढने में लगे थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लिजुलेट के मर्डर का केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी किलर पुलिस के हाथ नहीं लगा। जोसेफ के मर्डर को भी पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई और जिस बच्चे को हेरोइन वाली सिरिंज मिली थी उसका भी कुछ पता नहीं चला। जिन 3 कार डीलर्स का मर्डर हुआ था उस केस को पुलिस ने सॉल्व कर दिया और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि 2 पुलिस ऑफिसर्स पर जिन लोगों ने गोली चलाई थी वो एक नेशनल सोशलिस्ट अंडरग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर थे। ये ट्रू क्राइम के इतिहास का सबसे अजीबो गरीब केस है और जिस औरत के डीएनए से पूरा बैच कंटेमिनेट हुआ था उसकी पहचान को कभी पब्लिक नहीं किया गया। ये सोचने में ही कितना अजीब है कि जिस औरत को पुलिस पिछले 15 सालों तक ढूंढती रही वो किसी क्राइम में शामिल ही नहीं थी और इस बात से बेखबर वो रोज़ अपने काम पर जाती रही कि उसे ढूंढने में हज़ारों पुलिस ऑफिसर्स का टाइम और मिलियन यूरोस बर्बाद हो रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।